ओके, सो बेसिकली स्टूडेंट्स ये होगा सेट्स का कंप्लीट प्रैक्टिस शीट जो आप सबको कंप्लीट करना है। हो सकता है कल भेजा हो तो कुछ लोगों ने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, बट अगर सॉल्व नहीं किया है तो इट्स कंप्लीटली फाइन। इसको कंप्लीट करेंगे अपन। मेनली आज की क्लास में ना हमारा टारगेट होगा ये वाले प्रॉब्लम्स, ये कार्डिनल नंबर प्रॉब्लम्स है ना, मतलब वो 2 सेट और 3 सेट के यूनियन वाले जो फॉर्मूलाज है उनके ऊपर काम होगा। ठीक है, हर सेक्शन के अंदर। अब जैसे इवन यहाँ भी बात करें तो यहाँ पे भी कार्डिनल प्रॉब्लम्स है। आज अपना डिस्कशन उसी के ऊपर रखेंगे और मैंने साथ ही में हर जगह का की भी दिया हुआ है आपको। ठीक है, की दिया हुआ है ताकि आप वो फिर चेक कर पाओ कि आपने सही किया या गलत किया। सॉल्यूशन तो हम क्लास में डिस्कस करेंगे। और ये लास्ट ईयर के कुछ जेई के प्रॉब्लम्स जिसमें आज अपन डिस्कस करेंगे ये वाला और ये वाला। हाँ हर्ष, इट्स कंप्लीटली फाइन। अगर सारा क्वेश्चन नहीं हुआ है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, जब तक सब ज्वाइन करते हैं तब तक एक छोटा मोटा डिस्कशन कर लेता हूँ। एक मैसेज ड्रॉप कर देता हूँ। ओके, सो मैं कह रहा था हाँ, तो पहले तो स्टूडेंट्स अपन थोड़ा सा जल्दी से एक क्विक डिस्कशन कर लेते हैं। किस चीज का? ओके, सो बेसिकली मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा है सेट P और यहाँ पे है सेट Q। ठीक है, अब सेट P के अंदर ये है A, ये है B, ये है C। तो A क्या होंगे? A होंगे एलिमेंट्स ये कौन से एलिमेंट्स है? वो एलिमेंट्स है जो बिलोंग करते हैं P को, बिलोंग टू P ओनली। सिमिलरली अगर हम बात करें C का, तो C किस तरीके के एलिमेंट्स होंगे? एलिमेंट्स बिलोंग टू Q ओनली। और अगर हम बात करें B का, तो B किस तरीके के एलिमेंट्स है? B है जो कि P और Q दोनों को बिलोंग कर रहे हैं। सो एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू बोथ P एंड Q। ठीक है, तो ये वो वाले एलिमेंट्स हो गए स्टूडेंट्स जो कि P और Q दोनों जगह पे आते हैं। अब यहाँ पे जब हमने यूनियन कर लिया, यूनियन का मतलब क्या हुआ? P यूनियन Q। इसका मतलब होगा एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू आइदर P और Q, आइदर P और Q। तो ये वो एलिमेंट्स है जो कि या तो P में बिलोंग करेंगे या फिर Q में बिलोंग करेंगे। सो n ऑफ P यूनियन, या फिर सबसे पहले n भी छोड़ो, अगर हम बात करें तो फाइनली अगर हम देखें तो P यूनियन Q के अंदर कि कौन से एलिमेंट है, तो P के एलिमेंट है प्लस Q के एलिमेंट है। लेकिन उसमें क्या हो रहा है कि वो जो B है, स्मॉल b, वो दोनों जगह पे आ रहा है, तो इसलिए उसको माइनस करने के लिए P ऑफ P इंटरसेक्शन Q माइनस किया गया। ठीक है, P इंटरसेक्शन Q माइनस किया गया। देन
उसके बाद हम अगर बात करें n का, तो इसी पे अगर हम n लगा देते हैं, n मतलब क्या हो जाता है, जब हम इसके ऊपर n लगा देते हैं हर्ष, तो p यूनियन q के आगे जब ब्रैकेट लगा के n लगा दिया, so we are actually now talking about the cardinal number. हम बात कर रहे हैं कि p यूनियन q के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, and that will be equal to p सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स है प्लस q सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, माइनस n ऑफ p इंटरसेक्शन q. गेटिंग दिस आइडिया एवरीवन? ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है, जस्ट एक क्विक रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है? तो ये अपने दिमाग में पहले आइडिया क्लियर रखिएगा कि वो जो स्मॉल ए वाला पार्ट दिख रहा है, ये जो स्मॉल ए वाला पार्ट जो दिख रहा है अभी हमें, हाँ ये वाला पार्ट, ये कौन सा है, तो ये है हमारा एलिमेंट्स बिलोंग टू p ओनली, ये सिर्फ p के अंदर बिलोंग करेंगे, ठीक है? उसके बाद ये वाला जो हिस्सा है, तो ये कौन सा हिस्सा है, जो सिर्फ q को बिलोंग कर रहे हैं, और इसके बाद हमारे पास लास्टली है ये बीच वाला हिस्सा, तो बीच वाला कौन सा है, जो दोनों को बिलोंग करेगा, p और q दोनों को बिलोंग करेगा। तो इस चीज का खासा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस के दौरान कभी कभार जरूरत पड़ता है हमको ये लैंग्वेज समझने में, कभी कभार दिक्कत होती है कि p ओनली का मतलब क्या है, तो p ओनली का मतलब होगा कि वो एलिमेंट सिर्फ सेट p के अंदर है और किसी दूसरे सेट के अंदर नहीं होंगे, और किसी दूसरे सेट के अंदर नहीं होंगे, ठीक है? सिमिलरली अब हम बात कर लेते 3 सेट वाला, बिकॉज अल्टीमेटली स्टूडेंट्स को दिक्कत किस में होती है, तो 3 सेट वाले में होती है। ठीक है, अब देखो मैं इसमें एलिमेंट्स कैसे ये करता हूं, तो a b c, ऊपर में यहाँ d, यहाँ पे e, यहाँ पे f और यहाँ पे g, ठीक है? और इसको मान लीजिए आप सेट p q r। तो अगर मैं बात करूं सेट p के अंदर कौन कौन है, सेट p के अंदर कौन से एलिमेंट है, जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में बताओ तो सेट p वाले सर्कल में आपको कौन से एलिमेंट्स दिख रहे हैं? तो हमें a दिख रहे हैं प्लस d प्लस e प्लस g। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, a का मतलब खाली एक एलिमेंट नहीं है, a का मतलब यहाँ पे खाली एक एलिमेंट नहीं होगा, a का मतलब यहाँ पे क्या मीन करेंगे हम लोग, तो ये जो पूरा सेट इसमें a का मतलब होगा वो एलिमेंट जो सिर्फ p को बिलोंग कर रहे हैं, ओके? ध्यान रखिएगा इस चीज को, a का मतलब क्या होगा, सिर्फ वो एलिमेंट जो p को बिलोंग कर रहे हैं, सिर्फ मैं एक एलिमेंट ही बात नहीं कर रहा हूं, क्लियर है ना ये चीज? सिमिलरली अगर हम बात करें q का, तो q के अंदर कौन से आएंगे, b आएगा, b है जो कि सिर्फ किसमें बिलोंग कर रहा है, सिर्फ q को बिलोंग करेगा, फिर d आ रहा है, फिर f आ रहा है और फिर g आ रहा है। फिर बात कर लेते हैं r का, तो r के अंदर क्या क्या है, c है, e है, f है और g है, ठीक है? तो अब अगर हम थोड़ा सा पहले एलिमेंट्स के अच्छे से बात करें, तो अगर मैं देखूंगा ना a b और c, ध्यान से डायग्राम पे देखो, तो a b और c की खासियत क्या है, a जो है वो सिर्फ p को बिलोंग कर रहा है, b जो है वो सिर्फ q को बिलोंग करेगा, और c जो होगा वो सिर्फ सेट r के अंदर का एलिमेंट है। तो इसको कैसे लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू एग्जैक्टली वन सेट। ये कौन से एलिमेंट हुए स्टूडेंट्स, ये वो वाले सेट हुए जो सिर्फ एग्जैक्टली वन सेट को बिलोंग कर रहे हैं।
अच्छा, फिर वो देखिए कौन से जो एग्जैक्टली दो सेट्स को बिलोंग कर रहे हैं। एग्जैक्टली दो सेट्स मतलब अगर आप P और Q को उठा रहे हो तो कॉमन क्या आ रहा है? तो P और Q को अगर देखते हैं तो हमको D भी दिख रहा है और हमको G भी दिख रहा है, लेकिन D क्या है कि D वो वाले एलिमेंट है जो सिर्फ P और Q का कॉमन है, लेकिन G वो एलिमेंट है जो कि P Q के साथ R में भी आ रहा है, P और Q के साथ R में भी आ रहा है। तो अगर आपको क्वेश्चन के दौरान एग्जैक्टली टू सेट्स की बात की जा रही है, एग्जैक्टली दो सेट्स के अंदर की बात की जा रही है, तो हम उसको कैसे रखेंगे? एग्जैक्टली टू सेट्स के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? ध्यान से देखिए, तो एक ये वाला आएगा जो सिर्फ P और Q के अंदर बिलोंग कर रहा है, R में नहीं आ रहा है। फिर इसको देखिए, ये E वाला है जो P और R को बिलोंग कर रहा है लेकिन Q को बिलोंग नहीं कर रहा, और ये F वाला जो कि Q और R को बिलोंग कर रहा है लेकिन P को नहीं कर रहा। जी हर्ष बताइए, बताइए हर्ष क्या डाउट है? हैंड रेज किया हो? अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया हूं। सॉरी सर, वो बाय मिस्टेक हो गया था। अच्छा ठीक है, ओके। किसी को कोई डाउट है अभी यहां तक? तो हम यहां पे लिखते हैं D E F, ये कौन से एलिमेंट होंगे? तो ये वो एलिमेंट है जो बिलोंग करेंगे कितने सेट्स में? सो एग्जैक्टली टू सेट्स, एग्जैक्टली टू सेट्स। अब अगर मैं आपसे पूछूं G की खासियत क्या है, तो G वो वाला रीजन है, G वो वाला रीजन है जो कि तीनों सेट के कॉमन हिस्से में आ रहा है, तीनों सेट के कॉमन हिस्से में आ रहा है। तो बिलोंग टू एग्जैक्टली थ्री सेट्स, बिलोंग टू एग्जैक्टली थ्री सेट्स, ठीक है। नाउ तो देखो P के अंदर चार रीजन है, ध्यान से आप इसको रीजन समझ के देखो। तो P जो है ना एक तरीके से चार हिस्सों में बटा हुआ है। एक है A जो सिर्फ P के अंदर आता है, एक है D जो P और Q के कॉमन में आता है, फिर एक है E जो कि P और R के कॉमन में आता है, और एक है G जो कि तीनों के कॉमन में आता है। सिमिलरली आप Q के लिए भी इस तरीके से बात कर सकते हो और R के लिए भी बात कर सकते हो। तो हर एक सर्कल जो है P Q और सेट के जो सर्कल्स है वो चार हिस्सों में डिवाइडेड है, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं यूनियन का। आपके मन में वो शक आया होगा ना कि यूनियन का फॉर्मूला कैसे आया वगैरह वगैरह। यस विवेक। सर हमको ये नहीं समझ है, DEF सर बिलोंग टू एग्जैक्टली टू सेट, सर ऐसे नहीं समझ आया आपको। एग्जैक्टली टू सेट का मतलब क्या होगा? वो दो सेट में तीसरे में नहीं है। जैसे अगर आप बोलोगे कि एक कोई एक बुक है, वो आपके क्लास में 10 लोग हैं, 10 में से सिर्फ 2 लोगों के पास वो बुक है, तो उसको हम कैसे पढ़ेंगे? एग्जैक्टली टू ना। अब अगर वो बुक आपके पास है तो वो बुक बाकी क्लास के स्टूडेंट्स में से किसी एक ही के पास होगा, समझ रहे हो? वो बुक अगर आपके पास ऑलरेडी प्रेजेंट है तो वो बुक और किसी एक और स्टूडेंट के पास होगा, लेकिन किसी थर्ड स्टूडेंट के पास प्रेजेंट नहीं होगा। सिमिलरली अगर मैं बोलूं आपको कि डी वाला रीजन को देखो, डी वाले रीजन की खासियत क्या है? तो वो रीजन पी में भी आता है, वो रीजन क्यू में भी आता है, लेकिन वो रीजन आर में नहीं आता। यस सर। वो रीजन कहने के लिए एग्जैक्टली कितने सेट में बिलोंग कर रहा है? दो सेट में बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। अगर वैसे ही ई की बात करें तो ई क्या है? ई पी के अंदर आता है और आर के अंदर आ रहा है, लेकिन वो क्यू के अंदर नहीं आ रहा। तो ई वाला जो रीजन है वो भी कितने सेट्स में बिलोंग कर रहा है? एग्जैक्टली दो सेट में कर रहा है। और सेम अगर हम बात करें एफ का, तो एफ आपको कौन से सेट में मिल रहा है? सेट क्यू में मिल रहा है एंड सेट आर में मिल रहा है, लेकिन पी को बिलोंग नहीं कर रहा है वो। तो वही जो एफ वाला रीजन है वो भी कितने सेट्स में बिलोंग कर रहा है? वो भी एग्जैक्टली टू सेट्स में बिलोंग कर रहा है। तो इसीलिए मैंने लिखा कि डी ई और एफ रीजन जो है वो कौन से वाले रीजन है? जो एग्जैक्टली दो सेट को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। हो गया स्टूडेंट्स, ये आइडिया रखना ना सबके लिए बहुत क्लियर है। जैसे अभी विवेक को अगर डाउट आया है तो उसने क्लियर किया, सेम तरीके से अगर आपके मन में किसी तरीके का डाउट है तो प्लीज पूछिए, बिकॉज ये आइडिया से ही क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व होता है। खाली फॉर्मूला रट लेने से काम नहीं होगा, वो फॉर्मूले में वो चीजें हैं क्या ये अपने को पता होना चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं अब यूनियन का,
अब मान लो कि मैं यूनियन निकालना चाहता हूँ, किसका? पी क्यू आर सेट का यूनियन निकालना चाहता हूँ, तो पी यूनियन क्यू यूनियन आर, ठीक है। अब इधर क्या हुआ था स्टूडेंट्स, अगर मैं एक बार आपको लास्ट वाले फॉर्मूले पे ले जाऊं, अरे रब हो गया क्या? तो लास्ट वाले में अगर देखोगे तो P यूनियन Q किए थे, तो हमने पहले P और Q को सीधा जोड़ दिया था, P और Q को सीधा जोड़ दिया था, लेकिन उसमें से फिर P इंटरसेक्शन Q माइनस किया था, क्योंकि वो P में भी आ रहा था और Q में भी आ रहा था। तो जब हमने P प्लस Q किया तो वो रीजन जो है 2 बार गिना गया था, 2 बार गिनती में आ गया था, जबकि एक ही बार गिनती करनी थी। सेम तरीके से अगर यहां सोचोगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम NP प्लस NQ प्लस NR की बात करें, तो हमने सीधा साधा क्या कर दिया, हमने इन तीनों को जोड़ दिया। कहने के लिए ध्यान से देखिएगा, तो हम जब P प्लस Q प्लस R कर रहे हैं तो हमने इस पूरे को जोड़ दिया। लेकिन अगर आप इस पूरे को जोड़ रहे हो तो क्या आपको कहीं पे डबल काउंटिंग मिल रही है? टेल मी यस और नो। आप अनम्यूट करके कोई भी बता सकता है, मैं अभी ऑप्शन हटा रहा हूं, ठीक है। तो बताइए, अगर मैं P प्लस Q प्लस R सीधा कर दूं तो क्या कोई ऐसे रीजन्स है जो ज्यादा काउंट हो गए? कौन से वाले रीजन्स हो रहे Yes. हैं? रॉबिन, F ये रहा Q और R के बीच में, कौन सा वाला रीजन है गाइस जो डबल काउंटिंग हुआ है? The D, G, E, B, F and E. Not B, F and C. ध्यान से देखोगे तो A एक ही बार आया है, ABC एक ही छोड़ बार आया है। हाँ, ABC को छोड़कर बाकी सब कम से कम 2 बार गिनती में आए हैं, है ना। ABC को छोड़ दो तो D 2 बार गिनती हुआ है, ध्यान से देखो। E भी 2 बार गिनती में आया है, F भी 2 बार गिनती में आया है, और G के साथ क्या है? G 3 बार गिनती में आया है, G 3 बार गिनती में आया है। तो अगर हम पहले P प्लस Q प्लस R किए तो हमको दिख रहा है कि D जो 2 बार आया है, E जो 2 बार आया है, F जो 2 बार आया है, तो अब हम उसको माइनस करने का सोचेंगे ना। तो अब अगर D को देखोगे तो D क्या है? P और Q का इंटरसेक्शन में आता है। D क्या है? P और Q के इंटरसेक्शन में आता है, तो माइनस P इंटरसेक्शन Q। सिमिलरली Q इंटरसेक्शन R माइनस P इंटरसेक्शन R। तो अब मैंने क्या किया, ध्यान से देखो, मैंने पहले P और Q का इंटरसेक्शन को हटाया, तो P और Q के इंटरसेक्शन में क्या दिख रहा है आपको? P और Q के इंटरसेक्शन में D भी आया है तो G भी आया है। तो दो जो D कटा, दो G जो 2 बार गिनती हुआ था, ध्यान से देखिएगा, D हमारा 2 बार गिनती हुआ था, D 2 टाइम हुआ था, E 2 टाइम काउंट हुआ था, F 2 बार गिनती हुआ था, एंड G जो है वो 3 बार गिनती हुआ है, राइट, जब हमने P प्लस Q प्लस R किया। अब जब मैं P और Q माइनस कर रहा हूं, जब मैं P इंटरसेक्शन Q को माइनस कर रहा हूं, तो D और G जो है एक बार हट गया, तो एक बार माइनस D हो गया और एक G हट गया। फिर जब मैं Q और R PQ का माइनस करने के बाद अगर मैं आपको दिखाऊं तो नीचे मैंने किसको माइनस किया है? Q और R को माइनस किया है, Q और R के इंटरसेक्शन को। तो ध्यान से देखिए दोनों सर्कल्स को। विनीत, यही गलत चीज है। एक बार मैं अगर परमिशन दे दूं तो एक कोई निकल ही आता है यार। चलो, मैंने ऑप्शन को बंद कर दिया है, आप लोग हैंड रेज कीजिएगा, मैं म्यूट कर दूंगा, ठीक है। कोई एक नालायक था। सो अब हम बात करते हैं ई का, सॉरी Q इंटरसेक्शन R का। Q इंटरसेक्शन R में अगर देखोगे तो F और G वो वाले पार्ट है स्टूडेंट्स जो कि दोनों जगहों पे आ रहा है, ठीक है, जो कि दोनों जगहों पे आ रहा है। तो जब हम एक बार इंटरसेक्शन को माइनस करेंगे तो अब क्या होगा कि एक F माइनस हो जाएगा और एक G माइनस हो जाएगा, ठीक है। एक F माइनस हो जाएगा और एक G माइनस हो जाएगा, ठीक है।
फिर सिमिलरली मैंने P और R के इंटरसेक्शन को भी माइनस किया, P और R के इंटरसेक्शन को भी माइनस किया, तो वहां पे E आ रहा है और G आ रहा है, तो एक बार E सब्ट्रैक्ट हुआ और एक बार G सब्ट्रैक्ट होगा, एक बार E सब्ट्रैक्ट हुआ है और एक बार G सब्ट्रैक्ट होगा। तो अब ध्यान से अगर ऑब्जर्व करें तो D 2 बार, ध्यान से देखो इधर, D हमारे काउंटिंग में 2 बार आया था लेकिन एक बार माइनस हो गया, E हमारे काउंटिंग में 2 बार आया था लेकिन एक बार माइनस हो गया, F हमारे काउंटिंग में 2 बार आया था लेकिन एक बार माइनस हो गया, G हमारी काउंटिंग में 3 बार आया था और 3 बार माइनस हो गया, तीनों बार माइनस हो गया। तो कहने के लिए जो अब हमने ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, इस फॉर्मूला में जो राइट साइड वाला पार्ट लिखे हुए तो उसमें G जो है काउंट ही नहीं हो रहा, तो G को डालना तो पड़ेगा ना। हाँ प्रफुल्ल, हाँ प्रिंस। सर ये एक बार फिर से समझा देंगे ये वाला, सर आप समझ लेट नहीं आए हो क्या? आप यस लेट आए हो सर, ना? थोड़ा सा लेट हो। हाँ हाँ हाँ, यस सर। तो आपको फिर रिकॉर्डिंग देखना चाहिए, बिकॉज आप लेट आए हो ना, 12:25 हो रहा है, ये आपकी गलती है। ऑल्सो दिस इज समथिंग विच वी डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास। नाम से मेरे को लग रहा है यू आर अ न्यू स्टूडेंट, आई हैव नॉट सीन यू बिफोर, एंड इससे पहले हमने ये भी डिस्कशन किया है, ये समझ में आएगा तभी ये बेटर तरीके से आपको समझ में आने वाला है। यू हैव टू वॉच द रिकॉर्डिंग इफ यू हैव कम लेट, बिकॉज 20 स्टूडेंट यहाँ पे है जो टाइम पे आए हुए हैं, तो अभी मेरे को उनके अकॉर्डिंग क्लास को चलाना पड़ेगा। सो अब G जो है वो 3 बार माइनस हो गया, 3 बार माइनस होने के कारण अब मुझे एक बार उस 3 बार काउंट हुआ था P प्लस Q प्लस R में, और फिर वो 3 बार सब्ट्रैक्ट हो गया, तो फाइनली G जो है काउंट ही नहीं हो रहा, G जो है काउंट ही नहीं हो रहा, तो G को एक बार तो ऐड करना पड़ेगा, G को एक बार ऐड करना पड़ेगा, तो इसीलिए ठीक है, इसीलिए P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R होने वाला है, ठीक है। सो दिस इज हाउ द फॉर्मूला केम, राइट। हमने जब पहली बार फॉर्मूला देखा था तो हमने वेन डायग्राम के हेल्प से समझा था कि ये रीजन सब्ट्रैक्ट हो गया, वो रीजन सब्ट्रैक्ट हो गया। यहां से ये जो एलिमेंट्स के फॉर्म में लिखा हुआ है ना, ये आपको एक और आइडिया दे देगा क्वेश्चंस वगैरह को जल्दी अच्छे तरीके से सॉल्व करने के लिए। तो अब अगर हम इसमें अब कुछ जैसे याद है, हर्ष ने, मेरे ख्याल से हर्ष या फिर मृगंक ने सवाल पूछा था कि सर ये एटलीस्ट 1 एटलीस्ट 2 करके जो आता है, एटलीस्ट 1 एटलीस्ट 2 करके जो आता है, हाँ प्रिंस बोलो। सर हाँ आवाज आ रही है ना सर? हाँ हेलो, हाँ टेस्टिंग। सो अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट्स प्लस आएगा, यहाँ पे स्टूडेंट्स प्लस आएगा बिकॉज प्रिंस आप क्लास के बाद पूछ लेना, बिकॉज मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है। अभी थोड़ी देर पहले किसी ने गाना भी प्ले किया था, राइट। प्लस मैं आपको जानता नहीं हूँ, तो वट एवर क्वेश्चन यू हैव यू कैन आस्क मी एट द एंड ऑफ द सेशन। आई फील दैट यू आर नॉट अ स्टूडेंट, अगर हो तो पूरे सेशन को अटेंड करो, लास्ट में मैं आपसे सवाल पूछूंगा। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने ये इसको ऐड किया। अच्छा, जहां तक मुझे याद आ रहा है हर्ष या फिर मृगंक ने एक सवाल भी पूछा था कि सर ये एग्जैक्टली 1 एटलीस्ट 1 क्या होता है, एटलीस्ट 1, राइट मृगंक, शायद आपने पूछा था। तो ये स्टेटमेंट के साथ अगर मैं आप लोगों से पूछूं, जैसे कि लेट्स से मैं अनम्यूट करता हूं, यस आई थिंक गाइस वो प्रिंस जो था वही था जिसने गाना वाना प्ले किया था, या किसी और के उससे ज्वाइन किया था। चैट में भी उसके मैसेजेस आए हैं उल्टे उल्टे। हाँ तो सनी, यस सर। सनी अगर मैं आपसे पूछूं कि एटलीस्ट 1, अगर कोई एलिमेंट एटलीस्ट 1 सेट में बिलोंग करे, उसका मतलब क्या बोलोगे? कोई रीजन अगर एटलीस्ट 1 सेट में आ रहा है, इससे क्या समझेंगे हम? कि वो किसी एक सेट में कम से कम आए।
किसी दो सेट में भी आ सकता है या 3 सेट में भी आ सकता है। एग्जैक्टली, एटलीस्ट वन का मतलब हिंदी में हम क्या पढ़ते हैं, कम से कम एक सेट के अंदर आना चाहिए, कम से कम एक सेट के अंदर आना चाहिए, राइट। सो अब कम से कम एक सेट के अंदर जब हम बात कर रहे हैं तो हो सकता है कि वो सिर्फ एक सेट में बिलोंग कर रहा हो सकता है वो 2 सेट में बिलोंग कर रहा हो, या हो सकता है वो 3 सेट में बिलोंग कर रहा हो, ठीक है। अच्छा, शुभम ने हैंड रेज किया है जी, शुभम बताइए। हेलो सर। हाँ सर ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास में सर बहुत दिक्कत। शुभम, आई थिंक फिर से वही ये प्रिंस ही है शायद ना, सेम आवाज आ रहा है, नाम चेंज किया हो, क्योंकि अभी हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं आई थिंक ये फिर से प्रिंस है, नाम रीनेम किया बस। एनीवेज, अगर आपको कोई सवाल है तो आप सेशन के एंड में पूछिए, अभी हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं हम उसी के ऊपर बात करेंगे ना। आप खुद देखो कि अभी सेशन में कितने लोग हैं, एंड साथ ही साथ मैं फिलहाल अभी आपको यहाँ से रिमूव करता हूँ बिकॉज मुझे लग रहा है यू आर द सेम पर्सन। चलो, वो उसको बोलने के साथ साथ वो निकल गया, मैंने वेटिंग रूम ऑन कर दिया स्टूडेंट्स, आई विल नॉट लेट हिम वेस्ट आवर सेशन, ठीक है। सो नाउ P यूनियन Q यूनियन R हो गया, तो हमने ये फॉर्मूला देख लिया। फॉर्मूला देखने के बाद अब अगर हम बात करें हाँ गुलशन, सर फॉर्मूला में जो लिखे हैं n इंटू पी इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन आर, क्यों किए हैं वो क्यों किए? देखिए गुलशन, जब हमने फॉर्मूला में खाली एन पी प्लस एन क्यू प्लस एन आर किया था, तो इसमें हमने क्या ऑब्जर्व किया था कि जी हमारा कितना बार गिनती हो गया था, देखो जी हमारा पी में भी आया था, क्यू में भी आया था, आर में भी आया था, तो 3 बार गिनती हो गया। लेकिन फिर उसके बाद गुलशन जब हमने पी इंटरसेक्शन क्यू, क्यू इंटरसेक्शन आर और पी इंटरसेक्शन आर को जब माइनस किया, तो जी हमारा कितना बार सब्ट्रैक्ट हो गया, वो देखो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है 3 बार सब्ट्रैक्ट, तो 3 बार गिनती हुआ था और 3 बार सब्ट्रैक्ट हो गया, तो फिर अब बचा क्या, वो रीजन नहीं बचा ना। लेकिन यूनियन के अंदर अगर हम देखें तो वो रीजन तो आ ही रहा है सर्कल के अंदर, तो उसको तो गिनती में तो रखना है, तो गिनती में रखने के कारण ही गुलशन हमने एक बार फिर वापस क्या किया, तीनों के इंटरसेक्शन को ऐड कर दिया। गेटिंग दिस आइडिया? यस सर। मृगंक पूछ रहा है कि सर जैसे 3 सेट है उसमें ए बी सी और हमें सिर्फ ए के एलिमेंट चाहिए, तो फॉर्मूला ए माइनस बी यूनियन सी होगा क्या? नहीं, वो गलत होगा मृगंक। अगर आप ए माइनस बी यूनियन सी करते हो ना, तो उससे आपको बी यूनियन सी, हाँ ठीक है, बी यूनियन सी से भी आपको मिल जाएगा, माइनस कर रहे हो तो आपको वो मिल जाएगा। या फिर आप ये कर सकते हो ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। उसमें क्या होगा, जी वाला सेक्शन 2 बार माइनस होगा, तो शायद एक बार आपको ऐड करना पड़ेगा, बट जो लॉजिक आप लगा रहे हो सही लगा रहे हो। ए में से अगर हम सीधा बी यूनियन सी कर देंगे माइनस, तो मेरा काम आसान हो जाएगा। चलो, तो स्टूडेंट्स आई थिंक ये जो मैं डिस्कस करना चाहता था कि एक फॉर्मूला कैसे आया, ये आई थिंक सबको समझ में आ चुका है। एंड अब अगर यहाँ पे हम बात करें क्वेश्चंस में, अगर पूछा जा रहा है कि एग्जैक्टली 1 सेट में बिलोंग करेगा, तो एग्जैक्टली 1 सेट के अंदर तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया है, ये एबीसी होंगे एलिमेंट्स। एग्जैक्टली 2 सेट में बिलोंग करने वाले एलिमेंट्स कौन से होंगे, डी ई एफ होंगे। और एग्जैक्टली 3 सेट में बिलोंग करने वाले एलिमेंट्स कौन से हैं, तो जी वाले हैं, ठीक है।
ये डायग्राम के हेल्प से हमें समझ में आ चुका होगा। चलिए, तो अब मैंने जो कल आप लोगों को फाइल ग्रुप पे सेंड की थी, हम उसके क्वेश्चंस पे जंप करते हैं। अच्छा, जितने लोग अभी सेशन में हो, ये फाइल मैंने कल रात को सेंड की है। अगर आपने नहीं देखा, इट्स कंप्लीटली फाइन, बट आज घर जाकर इसको पूरा सॉल्व कर लीजिएगा। इसमें एक तरीके से सेट्स के सारे, मतलब जो हमने पहले पढ़े हुए उनके भी क्वेश्चंस को रखा गया और ठीक ठाक नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं। आज की क्लास में हम जो डिस्कशन करने वाले हैं, और मैंने की भी रखा हुआ है, आज की क्लास में हम डिस्कशन करेंगे कार्डिनल प्रॉब्लम्स का। ये जो फॉर्मूला अभी हमने देखा ना, 2 सेट का यूनियन और 3 सेट का यूनियन, उसके ऊपर हमारा मेन डिस्कशन होने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज आप थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व करोगे इन्हीं फॉर्मूलाज के ऊपर, और फिर मैं आपको हेल्प करूंगा उसको समझाने में। तो सबसे पहले ट्राई कीजिए जल्दी से सब कोई C1 और C3 को सॉल्व कीजिए जल्दी से। टू बताता हूं मैं, टेंशन मत लो। अभी देखो इसी ऑर्डर में चलेंगे, पहले C1 और C3, उसके बाद C2 करेंगे। ठीक है, चलिए सॉल्व कीजिए सब कोई। C1 तो आसान सा है, पेन और पेपर उठाइए प्लीज, कोई लेट के पढ़ाई ना करे। वेरी गुड। सो विवेक, मृगंक, आंसर्स आर करेक्ट। बाकी लोग गाइस, C1 का आंसर तो जल्दी आ जाना चाहिए। C1 को पहले मैं यहाँ पे वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। सबसे पहले गाइस, आपको पता है कि रेक्टेंगल जो होता है वो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। तो NU की वैल्यू 700 है, तो रेक्टेंगल वो 700 का हो गया। फिर A जो है वो 200 लिखा हुआ है, B जो है वो 300 लिखा हुआ है, और A इंटरसेक्शन B 100 लिखा हुआ है। तो मैं आप लोगों को मैंने तरीका बताया था कि पहले आप A इंटरसेक्शन B को फिल कर दो। अब मान लीजिए कि ये सेट A है और ये सेट B है। ठीक है, तो सेट A के अंदर 100, सेट ए के अंदर क्वेश्चन के मुताबिक 200 है, जिसमें से 100 तो ऑलरेडी निकल चुका है, तो बाकी यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे 100 होगा। अब बात करते हैं सेट बी का। तो सेट बी के अंदर 300 एलिमेंट है, 300 एलिमेंट में से 100 निकल चुका है इंटरसेक्शन में, तो बचा कितना, 200 बचा। तो फाइनली ये हमारे क्या हो गया, हमारा ए यूनियन बी के अंदर 400 एलिमेंट हमको दिख रहे हैं। ए यूनियन बी के अंदर हमको 400 एलिमेंट दिख रहे हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है एन इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। यहां पे अगर आप सबको डी मॉर्गन्स लॉ याद है, डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, तो वो कहता है कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, वो होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये कौन सा लॉ है, ये है डी मॉर्गन्स लॉ। तो यहां पे अगर क्वेश्चन देखे तो डी मॉर्गन्स लॉ के हिसाब से
हमें ये पूछा गया, तो आप ये देख सकते हो। अब अगर 700 एलिमेंट में से 400 एलिमेंट ए यूनियन बी के अंदर आ रहा है, तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आप लेते हो, ए यूनियन बी का अगर आप कॉम्प्लीमेंट लेते हो तो दैट विल बी इक्वल टू एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी। तो वो हो जाएगा हमारा 700 माइनस 400। तो 700 माइनस 400 कितना हो गया? ये हो गया 300। 700 माइनस 400 हो गया 300। तो ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? वेरी गुड। चैट में मुझे बहुत लोगों के रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। अनामिका, शुभम, उज्जवल, आयुष, हर्ष, आप लोगों के आंसर्स करेक्ट है। गुलशन 100 अगर आपने आंसर लिखा था तो आंसर नहीं है, अगर आपने इंटरसेक्शन या उधर की बात की तो सही है। सनी, योर आंसर वाज आल्सो करेक्ट। मानस, आपका आंसर सही था। ठीक है, आ जाइए C3 के ऊपर, जल्दी से सब कोई C3 को सॉल्व करो। मृगंक, प्रफुल्ल, वेरी गुड, आपके आंसर सही है यहाँ पे। ओके, अब देखिए मेरी कोशिश कैसे होती है। सनी ठीक है, मेरी कोशिश क्या होती है, दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। एक चाहो तो सीधा, एक बार तो मैं सीधा आपको फॉर्मूला में भी वैल्यू पुट करके दिखाऊंगा, लेकिन आप लोगों को खुद को कंफर्टेबल बनाना होगा वेन डायग्राम्स में वैल्यू डालने के लिए। अब जैसे कि इन अ टाउन ऑफ 10,000 फैमिलीज इट वाज फाउंड दैट 40% फैमिलीज बाय न्यूज़पेपर ए। इसका मतलब है 10,000 फैमिलीज में से 40% फैमिली जो है वो न्यूज़पेपर ए खरीदती है, 20% फैमिली न्यूज़पेपर बी खरीदती है, 10% फैमिली न्यूज़पेपर सी खरीदती है। तो अब आप क्या कर सकते हो, आप कुछ देर के लिए 10,000 को भूल जाओ। आप देखो कि जितना भी पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन में से 40% पॉपुलेशन जो है वो न्यूज़पेपर ए खरीद रहा है। तो जो मैंने वहां पे पहला एक सर्कल बनाया उसके साइड में जो ए लिखा हुआ है, वो पहला सर्कल टोटल कितना रिप्रेजेंट कर रहा है? टोटल 40% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगला सर्कल 20% को, बी वाला, और सी वाला 10% को। अब ध्यान से देखो, मेरी कोशिश होती है जब 3 सेट का वेन डायग्राम है और मैं वेन डायग्राम के अंदर वैल्यू डालना चाहता हूँ, सब कुछ सुनो इस चीज को, वेन डायग्राम के अंदर वैल्यू डालना चाहता हूँ, तो जैसे इसके ऊपर वाले में हमने सबसे पहले कौन सी वैल्यू रखी थी? हमने इंटरसेक्शन वाला वैल्यू रखा था। तो यहाँ पे भी हमारा सबसे पहला टारगेट क्या होगा? सबसे पहला टारगेट होगा इंटरसेक्शन वाली वैल्यूज को रखने के लिए। अब क्योंकि ये 3 सेट वेन डायग्राम है तो आपके मन में सवाल आ सकता है कि सर 2 इंटरसेक्शन वाले पहले फिल करें या 3 वाले? तो मैं बोलूंगा पहले 3 से शुरू करो, फिर 2 पे जाओ और फिर एक एक सेट वाले पे जाओ। तो अगर हम 3 वाले पे बात करें तो यहाँ पे सवाल है 2% फैमिली जो है, 2% फैमिली बाइज ऑल द 3 न्यूज़पेपर। तो उस हिसाब से हम अंदर यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 लिख देंगे। ठीक है,
अंदर 2 लिख देंगे। अच्छा, अब आ जाइए ए और सी के इंटरसेक्शन में। ए और सी के इंटरसेक्शन में क्या होगा, 2 आएगा और उसके बगल में, अब ध्यान से देखो सब कोई, यहाँ पे कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 4% दिया हुआ है। कह रहा है क्वेश्चन कि 4% लोग ए और सी बाई करते हैं, जिसमें से 2% तो हमने लिख दिया, तो बाकी 2% कहाँ आएगा, बाकी 2% यहाँ आएगा। ठीक इसी तरीके से बी और सी के कॉमन पे आ जाइए, तो बी और सी के हिसाब क्वेश्चन में कहा है 3% लोग हैं जो बी और सी दोनों को बाई करते हैं। 3% लोग हैं जो बी और सी दोनों को बाई करते हैं, तो 2% उधर निकल गए, तो यहाँ कितने होंगे, यहाँ 1% होंगे। फिर ए और बी के इंटरसेक्शन पे आइए, तो ए और बी के इंटरसेक्शन में कितने हैं, तो 5% लोग हैं। 2% तो हमने लिख दिया है और यहाँ पे 3% लिखेंगे। ठीक है, अनामिका थोड़ा चेक कीजिए, गलती हो रही है। अच्छा, मैं सब परसेंटेज में लिख रहा हूँ शुभम, अभी परसेंटेज में लिख रहा हूँ। हमें पता है कि वो परसेंटेज किस पे कैलकुलेट हो रहा है, 10,000 पे हो रहा है। उज्जवल गलत है, हर्ष गलत है, एक बार चेक करो तो। आयुष सही है, एक बार मैं चेक कर लूंगा ऐसे आंसर, बाकी मेरे को अभी एक बार वैल्यू डाल लेने दो। तो अब देखिए, सेट ए के अंदर टोटल 40% होना था, जिसमें से 3 2 2 5 2 7 7% निकल गया, तो बचा कितना, 33%। तो यहाँ पे 33% लिखेंगे। सिमिलरली बी के सर्कल का टोटल होना चाहिए 20%, जिसमें से 3 2 1 6% निकल चुका है, तो बचा कितना, 14% बचा। उसके बाद बात करते हैं सी पे, तो सी पे हमारे कितने परसेंट है, 10% है, उसमें से 5% हम लिख चुके हैं, तो यहाँ पे कितने बचेंगे, यहाँ पे बचेंगे 5%। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन पूछा था फाइंड द नंबर ऑफ फैमिलीज विच बाय न्यूज़पेपर ए ओनली। तब तो सवाल ही सॉल्व हो गया, मुझे बाकी फिल करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। देखो, मैं बाकी को फिल ना करूं तो भी मेरा काम, ए और बी का कॉमन क्या है, यहाँ पे 3 था और यहाँ पे 33 है। सो देयरफॉर नंबर ऑफ पीपल फैमिलीज, number of families buying newspaper A is equal to 33%। लेकिन ये 33% किस पे कैलकुलेट करोगे, तो उस मोहल्ले के, उस टाउन के टोटल फैमिलीज के ऊपर। तो 33% किस पे कैलकुलेट होगा, 10,000 पे कैलकुलेट होगा, और 10,000 का 33% कितना है, तो दैट इज 3300, दैट इज 3300। आया है समझ में क्या, वेरी गुड अनामिका। उज्जवल 29% कैसे, मेरे को बताओ। हाँ सर अगर हम नंबर निकाल लें परसेंटेज को हटा के, तब एक बार नंबर निकाल ले, तब भी वही होगा, तब भी आपकी गलती हो रही है। परसेंटेज चेक कीजिए। आप देखो कि 33 3 2 2 ये सब तो परसेंटेज ही है ना, तो आपने पहले वहां देखो कि वैल्यू पुट करने में गलती की। आप बताओ कि आपने ए और बी के इंटरसेक्शन में टोटल कितनी वैल्यू रखी है, 500 रखी है, और वो वाला हिस्सा जो तीनों के कॉमन में आ रहा है, क्या उसको अलग से 200 लिखा है? यस सर। गलत हुआ ना वो, क्योंकि अगर हम स्टेटमेंट को देखें 5% फैमिली बाइज ए एंड बी, तो ए और बी के कॉमन कितने हैं, 5%, जबकि 2% ऐसे लोग हैं जो तीनों बाई करते हैं। तो इस 5% पे हम उन 2% को भी तो गिन रहे हैं ना। समझ में आ रहा है? ओके, यस यस। तो जब हम 5% में से 2% को हटा देंगे, तो बचे जो 3% है वो एग्जैक्टली ए और बी वाले हैं। अभी एग्जैक्टली वर्ड नहीं था, अभी सिर्फ क्या था, ए और बी। ए और बी से हमको दोनों कंसीडर करना होगा। अगर एक बार अपन डायग्राम पे चले, तो इस डायग्राम पे देखिए, पी और क्यू का इंटरसेक्शन की बात करें अगर हम लोग, तो पी और क्यू के इंटरसेक्शन में कौन सा आएगा, डी भी आएगा और जी भी आएगा। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं ओनली पी एंड क्यू, तो ओनली पी एंड क्यू में कौन आने वाला है, सिर्फ डी आने वाला है। तो यही आइडिया पे ये सॉल्व किया गया है। हाँ हर्ष। सर ए और बी में 500 पीपल थे एंड ए बी एंड सी में 200 थे। नहीं, गलत है। सो वो कैसे, वो वाला स्टेप जरा समझ में नहीं आ रहा है। देखो, ऊपर लिखा हुआ है 500 फैमिलीज है जो न्यूज़पेपर ए और न्यूज़पेपर बी खरीदते हैं, और आगे एक लाइन आ रही है जो कह रही है कि 200 फैमिली है जो कि ए बी सी तीनों खरीदती है। तो मेरा सवाल है कि ये 200 फैमिलीज
तो क्या हमने उन 500 में काउंट किया होगा या नहीं किया होगा? बिल्कुल किया होगा। किया होगा। अगर आप डायग्राम से चलो, ओके अगर सर। मैं आपको बोलूं कि P और Q का कॉमन हिस्सा क्या है, इस डायग्राम को देखो, सवाल सुनो, P और Q का कॉमन हिस्सा क्या है, आपका जवाब क्या होगा? डी। नहीं, आपका जवाब उस टाइम पे होना चाहिए D एंड G। जब मैं बोलूं कि ओनली P एंड Q, तो जी तो लेकिन तीनों का है ना। हाँ, अभी अगर मेरे को ओके कोई सर। बोलेगा कि P और Q का कॉमन हिस्सा कौन सा है, P और Q का कॉमन हिस्सा कौन सा है, तो मैं बोलूंगा D और G। लेकिन अगर मेरे से कोई पूछेगा सिर्फ P और Q में कौन सा हिस्सा आ रहा है, सिर्फ P और Q में कौन सा हिस्सा आ रहा है, तो अब मैं उस हिस्से को नहीं बोलूंगा जो कहीं और भी कॉमन हो रहा डी है, एंड तब जी। मेरा आंसर होगा D। ठीक है, तो ये लैंग्वेज वाला खेल है, लैंग्वेज वाला खेल है। ओके सर। ठीक है, विवेक आपने भी विवेक, आई थिंक विवेक था, विवेक यस सर। आई थिंक अगर आपने हैंड रेज किया है, हाँ विवेक पूछो। तो वहाँ पे प्रॉब्लम था लेकिन क्लियर हुआ। फिर भी सर एक बार सर स्क्रीन शेयर करते हैं वहाँ पर जो 40% फैमिली है जो हम क्वेश्चन दिए थे। चलो अब मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको मतलब मान लो कि वेन डायग्राम तो ठीक है, अब हम लोग एक बार इसको उसमें सॉल्व करते हैं, वैल्यू वगैरह लिख देता हूँ, बट आप लोगों को इस कंफर्टेबल अगर होना है खुद को, तो वेन डायग्राम के अंदर वैल्यूज फिल करने में कंफर्टेबल हो जाओ। जब वेन डायग्राम्स में वैल्यू फिल करने में कंफर्टेबल हो गए, इसका मतलब है कि आप क्वेश्चन को समझने लग गए हो अच्छे से। सर यहाँ पे थोड़ा एक बार ये समझाए थे, दो और ए यूनियन सी दो और बी यूनियन सी दो और ये तीन जो है ना सर ए में, वही हाँ सर हम थोड़ा ये कॉम्प्लीमेंटेड लग रहा है, थोड़ा मतलब समझ नहीं पा रहे सर। देखो मैं क्या करता हूँ, आप लोगों को बेसिकली पहले वो करना पड़ेगा। हाँ शुभम। सर अगर एग्जाम में पूछेगा तो सर अगर मान लीजिए नहीं लिखा रहेगा वेन डायग्राम से सॉल्व करने के लिए, तो हम लोग को तो न्यूमेरिकली सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है, आपको जैसा मन वैसा। क्वेश्चन में अगर आप क्वेश्चन उठा के देखोगे तो किसी क्वेश्चन में बोलता ही नहीं है कि आपको ऐसे सॉल्व करना है वैसे सॉल्व करना है। अल्टीमेटली जब हम न्यूमेरिकली कर रहे होते हैं, न्यूमेरिकली मतलब क्या, फॉर्मूला लगा रहे हो, बट फॉर्मूला लगाने के लिए क्या चीज जरूरत है, वेन डायग्राम को समझना जरूरत है ना। मैंने आज भी जो यहाँ पे हमने जो डिस्कशन किया है, उस डिस्कशन में ये फॉर्मूला हमने कैसे लिखा है, हमने वेन डायग्राम के अंडरस्टैंडिंग से तो लिखा है ना, कि हाँ ये वाला जो रीजन है ये दोनों में आ रहा है, अच्छा ये वाला रीजन जो है खाली पी में आ रहा है, तो उसी अंडरस्टैंडिंग से फॉर्मूला को लिखा गया है। तो अगर आप सोच रहे हो कि सीधा फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देंगे और हमसे क्वेश्चन हमेशा सॉल्व होगा, ये गलत फहमी है। बिकॉज जब तक हमको ये नहीं समझ में आ रहा कि फॉर्मूला कैसे बना, इस फॉर्मूला में हर एक चीज क्यों डाली गई है, तब तक आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत होने ही वाली है। अब जैसे अभी मान लो कि मैं अगर इसको न्यूमेरिकली सॉल्व करना चाहता हूँ, अब न्यूमेरिकली सॉल्व करने के लिए भी पहले हमको वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा। जब तक मैं वेन डायग्राम नहीं बनाऊंगा तब तक न्यूमेरिकली चीजें सॉल्व नहीं होने वाली है। अब जैसे कि ये मेरा हो गया ए बी और सी, जिसमें कि क्वेश्चन के मुताबिक मान लो अभी मैं वैल्यूज यहाँ पे फिट करता हूँ, तो स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, इसमें स्मॉल डी, स्मॉल ई, स्मॉल एफ, स्मॉल जी। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि वो जो सवाल दिया ना क्वेश्चन में, 40% फैमिली जो है ए वाला न्यूज़पेपर बाई करती है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि उस 40% में कौन कौन सा रीजन आने वाला है, तो आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब होगा ए प्लस डी प्लस ई प्लस डी, ये वाला होगा। हमको क्वेश्चन के हिसाब से हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन के हिसाब से फाइंड आउट करना है फाइंड द नंबर ऑफ फैमिलीज विच बाई न्यूज़पेपर ए ओनली। तो हमको वो फैमिलीज निकालनी है जो सिर्फ ए वाला न्यूज़पेपर खरीदते हैं। तो कहने के लिए हमारे डायग्राम के हिसाब से हमें क्या चाहिए, स्मॉल ए चाहिए, है ना, डायग्राम के हिसाब से स्मॉल ए चाहिए। तो आप देखो कि स्मॉल ए किस में आ रहा है, वो कैपिटल ए वाले सर्कल में आ रहा है, और उस सर्कल में डी जी ई भी आ रहा है। तो अब मेरा टारगेट होना चाहिए कि डी जी ई को हटाने का, डी जी ई को हटाने का मेरा टारगेट होना चाहिए। अब उसके लिए हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं, तो देखते हैं कि डी जी ई के रिलेटेड हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है। अब जैसे कि क्वेश्चन में दिया 5% फैमिली है जो ए और बी दोनों को खरीदती है,
तो 5% फैमिली जो ए और बी दोनों को खरीदती है, ए और बी का कॉमन हिस्सा में क्या आ रहा है, तो डी आ रहा है और जी आ रहा है ना। उसके बाद फिर आगे बोला है 3% फैमिली है जो बी और सी को बाई करती है, 4% फैमिली है जो ए और सी को बाई करती है। तो ए और सी का कॉमन हिस्सा क्या है, ए और सी का कॉमन हिस्सा है ई और जी। ई और जी इसमें कितने लोग हैं, 4% है, राइट। तो अब आइडियली हमको क्या करना चाहिए, आइडियली अब हमको यहाँ से माइनस करने के बारे में सोचना चाहिए। अच्छा, साथ ही में क्वेश्चन में जी का वैल्यू दे रखा है, क्वेश्चन में जी का वैल्यू दे रखा है कितना, 2% दिया हुआ है। तो अब अगर हम इसमें देखें तो जी का वैल्यू अगर हम यहाँ पे रख देते हैं, जी का वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, तो a प्लस डी प्लस ई प्लस 2%, यहाँ पे जी का वैल्यू रख दिए तो d प्लस 2%, यहाँ पे रख दिए जी का वैल्यू तो e प्लस 2%, और फाइनली ये तो अपना और 2% था। तो आइडियली आप देखो, आप सबको अभी आई थिंक इतना तो दिख रहा है कि ये ए डी ई में से हमको ए चाहिए, डी और ई नहीं चाहिए। तो डी यहाँ से मिलेगा आपको और ई आपको यहाँ से मिलेगा। आ रही है बात समझ में क्या, यहाँ इस इक्वेशन से हम डी निकालेंगे, इस इक्वेशन से हम लोग ई निकालेंगे और उसको फिर कहाँ पे पुट कर देंगे, ऊपर वाले इक्वेशन में। तो अभी बताओ मेरे को शुभम कि इस इक्वेशन को देखिए, 5% की वैल्यू कितनी है, d प्लस 2% है, 5% की वैल्यू d प्लस 2% है, तो d की वैल्यू कितनी होगी, 3%। d की वैल्यू 3%, राइट। तो d हो गया 3%। सिमिलरली e का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2%। 2%। तो जब हमने d और e को कैलकुलेट कर लिया, अब आप उसको कहाँ पे डालोगे, फर्स्ट इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन में डाल के हमको यहाँ से फिर a क्या मिलेगा, तो पहले तो 33%। हाँ, तो 2 को उधर डाले तो 38, फिर हाँ। 3 को उधर भेजे तो 36, और फिर सॉरी 38, फिर 3 को उधर डाले 35, फिर 2 को उधर डाले तो 33। तो यहाँ से एक की वैल्यू कितनी आ गई, 33% आ गई। आया समझ में, यस सर। आता है मृगंक। गाइस देखो, अल्टीमेटली क्या है कि जेई में बहुत सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही चैप्टर के ऊपर बेस्ड होंगे, मल्टीपल चैप्टर्स को मिलाकर भी बने हुए हैं। अब जैसे कि कुछ ऐसे सवाल पूछे गए हैं जिसमें बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके बना है क्वेश्चन। अब बाइनोमियल थ्योरम क्योंकि हमने अभी नहीं पढ़ा है तो मैंने वो पास्ट ईयर क्वेश्चन को इधर नहीं रखा। जैसे अभी मृगंक पूछ रहा है कि सर प्रोबेबिलिटी मिक्स करके भी क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल आते हैं, बट अभी क्या है कि प्रोबेबिलिटी हमने नहीं पढ़ा हुआ है, तो इसीलिए हम अभी उन क्वेश्चंस को अवॉइड करेंगे। अभी हम देखेंगे कि सिर्फ सेट के कॉन्सेप्ट के ऊपर सेट के पास्ट ईयर क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। अच्छा, थोड़ा सा अगर मैं चाहूं, बहुत लोगों ने ट्राई नहीं किया है, एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, उससे पहले इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लीजिए। ये 3 सेट वेन डायग्राम के ऊपर है और अभी हमने जस्ट 3 सेट वाला वेन डायग्राम सॉल्व किया है। तो पहले जरा इसको कंप्लीट कीजिएगा, पहले जरा इसको कंप्लीट कीजिएगा। हाँ विवेक। सर मेरे क्वेश्चन प्रॉब्लम था ऊपर, सर ऊपर करिए ना 2 नंबर में सर लैम्बा वाला ऐसे कुछ था। क्या था इसमें, नहीं सर ऊपर ये सेक्शन ए में यस सर A2 का सेकंड नंबर। x इज इक्वल टू 3 लैम्डा, x बिलोंग्स टू i, i मतलब इंटीजर है, ठीक है। यहाँ पे i मतलब इंटीजर होगा, एंड फिर लैम्डा की वैल्यू आपकी कहाँ से कहाँ तक है, तो 1 से लेके 3 तक है। तो आप अगर एलिमेंट को लिखोगे यहाँ पे, अब आपके एलिमेंट ऐसे ही बनने चाहिए जो इंटीजर है, तो 3 पहले से मल्टीप्लाई है, तो लैम्डा की वैल्यू 1 से 3 मतलब क्या क्या हो सकता है, 3 into 1, 3 into 2 एंड 3 into 3। तो आपके सेट के अंदर बस यही 3 एलिमेंट आने वाले हैं, 3, 6 और 9। सर हो गया क्लियर। चलिए तो गाइस जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। एग्जैक्टली 3 सेट वेन डायग्राम के ऊपर है, प्लीज 3 सर्कल्स बनाइए तभी काम होगा। 3 सर्कल्स बनाइए और कोशिश कीजिए वैल्यू पुट करने का। वैल्यू पुट करना सीख गए ना तो काम आसान हो जाएगा।
बहुत अच्छी बात है। तो सनी एंड मृगंक का आंसर सेम आया है। गुलशन कुछ अलग दिख रहा है आंसर। आयुष, उज्जवल थोड़ी सी आंसर्स में, इनफैक्ट उज्जवल आपका भी सेकंड आंसर सही दिख रहा है, बट फर्स्ट में कुछ गलती है। गाइस, इट्स ऑल अबाउट वैल्यू पुटिंग परफेक्टली। वैल्यू पुटिंग अगर अंदर सही तरीके से हो गया तो काम हो जाएगा। चलिए मैं अब सबको यहाँ देखो एक बार स्क्रीन पे। 3 सर्कल्स हैं, जो जो जैसे सर्कल बनता है वैसे बना लिए। ए का टोटल होना चाहिए 21, बी का टोटल होना चाहिए 26, सी का टोटल होना चाहिए 29। क्वेश्चन के मुताबिक 8 ऐसे लोग हैं जो कि एबीसी तीनों को कॉमन में आ रहे हैं। 8 ऐसे लोग हैं जो कि एबीसी तीनों के कॉमन में आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम 8 लिखेंगे सबसे पहले। यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? 8 लिखेंगे। उसके बाद फिर अगला कॉमन देखो, तो ए और बी का कॉमन कितना है? ये 14 पर्सन्स लाइक ए एंड बी। तो ए और बी का टोटल इंटरसेक्शन में कितना आना है? 14 लोग आने हैं। उसमें से 8 हमने गिन लिए, तो बचे ऊपर में कितने आएंगे? इधर 6 आएंगे। तो ये 6 लोग कहने के लिए वो हो गए जो सिर्फ ए और बी को लाइक करते हैं, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी को लाइक करते हैं, लेकिन प्रोडक्ट सी को लाइक नहीं करते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर हम सी और ए का इंटरसेक्शन देखें, तो सी और ए के इंटरसेक्शन में है 12 लोग। 12 में से हमने 8 लोगों को तो गिन लिया है, तो बचे 4 लोग, तो ये 4 यहाँ पे लिखाएंगे। ठीक उसी तरीके से 13 लोग हैं जो बी और सी के कॉमन में आ रहे हैं, बी और सी को लाइक करते हैं, तो उसमें से 8 को गिन चुके हम लोग, तो 5 लोग यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने सबसे पहले इंटरसेक्शन को फिल कर लिया। अब देखो ए में हम चाहते हैं कि ओनली ए लिखना। ओनली ए लिखने के लिए आपको क्या देखना है कि ए का टोटल कितना होगा? तो ए का टोटल है 21, उसमें से 6 8 4 14 प्लस 4 18। 18 यहाँ पे लिखा जा चुका है, तो वहां पे कितने बचे? यहाँ पे बचेंगे 3 लोग। कैसे? 21 माइनस 18, यहाँ पे आएंगे 3 लोग। ठीक उसी तरीके से आ जाता है बी वाले पे, तो बी वाले पे 8 प्लस 6 14 प्लस 5 19, तो यहाँ पे कितने होंगे? 26 माइनस 19 लोग होंगे। 26 माइनस 19 लोग होंगे, तो कितना हो गया? ये हो गया 7। उसके बाद तीसरे सर्कल में बात करें तो 29 लोग हैं। 29 में 4 प्लस 5 13, 13 प्लस 4 17, तो 29 में से 17 माइनस किए तो कितना बचेंगे? 12 बचेंगे, राइट। तो इस तरीके से हम सर्कल्स को फिल करते हैं। सर्कल्स को फिल करने के बाद आपको दिक्कत नहीं होने वाली, बिकॉज अब आपसे सवाल पूछा गया है, फाइंड द नंबर ऑफ पर्संस हु लाइक एटलीस्ट वन प्रोडक्ट। एटलीस्ट वन प्रोडक्ट का मतलब क्या है? एटलीस्ट वन में यूनियन आ जाता है एक तरीके से। अगर हम बात करें ना एटलीस्ट वन में, तो एटलीस्ट वन में एक तरीके का यूनियन आ जाता है। अब 2 तरीके से देख सकते हो। एटलीस्ट वन का मतलब है कम से कम एक प्रोडक्ट लाइक करेंगे, तो कम से कम एक प्रोडक्ट लाइक करने में 3 कैटेगरी वाले लोग आएंगे। पहला जो एग्जैक्टली वन प्रोडक्ट को लाइक करते हैं, एग्जैक्टली वन प्रोडक्ट को लाइक करते हैं,
तो उसमें कौन कौन आने वाला है? 3 + 7 + 12, तो ये हो गए 22 लोग। उसके बाद एग्जैक्टली दो प्रोडक्ट को लाइक करने वाले कितने लोग हैं? तो एग्जैक्टली दो में वो जो इंटरसेक्शन वाले दिख रहे हैं ना, 6 + 4 + 5, 6 + 4 + 5, ये वो लोग हैं जिनको एग्जैक्टली दो ही प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं, तो ये हो गए 15 लोग। एंड लास्टली एग्जैक्टली 3, तो ये तो आपको सवाल में भी दिया हुआ है 8 लोग। तो अगर हमको यूनियन भी लेना हुआ, तो आप सीधा इन तीनों का एडिशन कर सकते हो, इन तीनों का एडिशन कर सकते हो। तो 22 + 15 + 8, तो ये कितना हो गया? 22 + 15 37, 37 + 8 45। तो 45 लोग हैं जिनको कम से कम एक प्रोडक्ट पसंद है। आयुष, एटलीस्ट वन का मतलब क्या होता है? एटलीस्ट वन का मतलब होता या तो उनको एक प्रोडक्ट पसंद है, कम से कम एक प्रोडक्ट पसंद होगा। अब कम से कम एक प्रोडक्ट पसंद वाले में कौन कौन लोग आएंगे? तो एक आएंगे जिनको सिर्फ एक ही प्रोडक्ट अच्छा लगता है, फिर आएंगे जिनको 2 प्रोडक्ट अच्छा लगता है, और फिर आएंगे जिनको 3 प्रोडक्ट अच्छा लगता है, राइट? अच्छा, इसी चीज को अगर हम फॉर्मूला से करते हैं, देखो इसी चीज को अब अगर फॉर्मूला से करते हैं, तो फॉर्मूला से हमको एक तरीके से A यूनियन B यूनियन C चाहिए था। तो A यूनियन B यूनियन C के हिसाब से देखो, मैं सीधा वैल्यू पुट कर लेता हूं। तो पहले तो ABC करेंगे, तो 21 + 26 + 29, फिर माइनस क्या करेंगे? अब दो दो का इंटरसेक्शन को माइनस होता है, तो 14 - 12 - 13, और उसके बाद क्या होता है? तो तीनों के इंटरसेक्शन को जोड़ा जाता है, तो ये आ गया +8। जरा इसको ऐड कीजिएगा, एक बार इसको ऐड कीजिएगा, तो यहाँ पे 7 + 14 21 + 26 37, यहां से भी 45 आने वाला है, यहां से भी 45 आने वाला है, ठीक है? तो एक तो हमने डायग्राम की अंडरस्टैंडिंग से सॉल्व कर लिया, और एक फॉर्मूला से भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट आपसे सवाल पूछा गया है, द नंबर ऑफ पर्संस हु लाइक द प्रोडक्ट A and B बट नॉट C। ऐसे कितने लोग हैं जो A और B को पसंद करते हैं लेकिन C को पसंद नहीं करते हैं? तो वो तो हमारे डायग्राम से ही बड़ा क्लियर है, वो कितने लोग हैं? वो है 6 लोग, 6 पर्संस। कितने लोग हैं? 6 पर्संस है। अगर मैं उसको भी फॉर्मूला से करने जाता, तो हमारे को पहले क्या करना था? A इंटरसेक्शन B में से, A इंटरसेक्शन B में वो लोग आएंगे जिनको A और B पसंद है, लेकिन वो भी इंक्लूड हो रहे हैं जिनको शायद C पसंद होगा। तो इसीलिए हमको क्या करना है? A इंटरसेक्शन B में से A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C को माइनस कर देंगे। तो A और B को पसंद करने वाले में से हमने उनको माइनस कर दिया जो A B C तीनों को पसंद करते हैं, तीनों को पसंद करते हैं। तो A और B को पसंद करने वाले लोग हैं 14, और तीनों को पसंद करने वाले लोग हैं 8। तो 14 - 8, यहां से भी कितना आ गया स्टूडेंट्स? यहां से भी हमें 6 लोग मिल गए। तो देख सकते हो डायग्राम भी मस्त काम किया, फॉर्मूला भी मस्त काम किया। अब डायग्राम का हेल्प क्या होता है? डायग्राम का हेल्प होगा कि अगर इस क्वेश्चन के ऊपर मल्टीपल क्वेश्चन थे, मान लो 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसी क्वेश्चन के ऊपर 4 क्वेश्चंस बने हुए हैं, तो हमको 4 अलग अलग फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, हमारे सारे काम उसी डायग्राम के हेल्प से ही हो जाते हैं। डायग्राम में वैल्यू पुट करने के बाद हमें सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन करने की जरूरत पड़ती। बात समझ में आ रहा है आप सबको? स्टूडेंट्स, गेटिंग दिस आइडिया? कहीं पे रिपीट करना है कोई पार्ट? कितने लोगों को समझ में आया? फिर एक बार जल्दी से हैंड रेस कर दो। आप में से कितने लोगों को समझ में आया? जल्दी से हैंड रेस कर दो, या यस पे क्लिक कर दो, कोई भी एक चीज। प्रफुल्ल, रॉबिन, सौरभ, शुभम, विकास। हर्ष, एग्जाम्स में डायग्राम से बिल्कुल कर सकते हो।
रॉबिन, आर यू देयर? एक बार यस नो करना तो चैट में। रॉबिन एंड सनी, आर यू देयर? यस या नो करना चैट में। ओके, चलिए एक और 3 सेट वाला फॉर्मूला पे बेस देखें। जरा सॉल्व कीजिएगा आप क्वेश्चन नंबर C3 को, C3 और C4 को सॉल्व कीजिए। 3 सेट वाला झंझट खत्म किया जाए। C3 और C4 को जल्दी सॉल्व कीजिए। सेम फंडा रहेगा स्टूडेंट्स, आपको वेन डायग्राम 3 सेट वाला समझना होगा इसके लिए। एक बार दोबारा ट्राई करो मृगंक, शायद अब गलती ना हो। वेन डायग्राम में वैल्यू पुट करने की कोशिश करो ना। ये जो ओनली लिखा हुआ है, अब ये वर्ड का अच्छे से मतलब समझोगे आप। वेरी गुड उज्जवल, बट एक बार चेक कर लो आंसर, बिकॉज आपने जो लिखा है वो तो है ही नहीं ना, ऑप्शन में ही नहीं है। आयुष एंड सनी, मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है, मेरे को आंसर्स पता नहीं है वैसे तो। ट्राई करते एक बार वैसे कैलकुलेट करने के लिए यहीं से। ओके, 18 12, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। शुभम, मानस, गुलशन, मृगंक, आयुष, सनी, आप लोगों के आंसर सही है।
चलिए, तो आई थिंक ऑलमोस्ट एवरीवन इज एबल टू डू पहला वाला। सो फर्स्ट वाले में अगर हम बात करें, तो यहाँ पे मैथ्स, यहाँ पे फिजिक्स और यहाँ पे केमिस्ट्री। क्वेश्चन के मुताबिक मैथ्स में 100 लोग थे और देखो अल्टीमेटली क्योंकि अब मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया है कि मुझे मैथ्स, सिर्फ मैथ्स वाले कितने वो जानने हैं, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में कितने लोग हैं उससे मेरे को इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो क्वेश्चन में बोला था कि मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों ऑप्ट करने वाले कितने लोग हैं, 18 लोग हैं। तो उन 18 को कहाँ लिखा जाएगा, उन 18 का नाम यहाँ पे लिखा जाएगा। अब मैथ्स और फिजिक्स के कितने हैं, मैथ्स और फिजिक्स के देखोगे तो 30 लोग थे, तो 30 में से 18 तो वो भी आ गए जिनको केमिस्ट्री भी पसंद है। तो बाकी 12 कौन से होंगे, बाकी 12 वो लोग होंगे जिनको सिर्फ मैथ्स और फिजिक्स पसंद है। ठीक उसी तरीके से मैथ्स और केमिस्ट्री पसंद करने वाले कितने लोग हैं, तो मैथ्स और केमिस्ट्री पसंद करने वाले हैं 28 लोग। 28 में से 18 वो भी हैं जिनको साथ ही में फिजिक्स भी पसंद है। तो बाकी 28 में से 18 माइनस कर देंगे तो बचते हैं 10। ये 10 कौन है, तो ये 10 वो लोग हैं जिनको सिर्फ मैथ्स और केमिस्ट्री पसंद है। अब क्वेश्चन पूछ रहा था हमसे कि सिर्फ मैथ्स पसंद करने वाले कितने लोग हैं, तो मान लो कि वो x है, मान लेते कि वो x है, तो x + 10 + 18 + 12, ये टोटल कितना होना चाहिए, उस सर्कल का टोटल, उस सर्कल का टोटल होना चाहिए 100। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 आ जाएगी। यहां से x की वैल्यू 60 आ जाएगी। ठीक है, चलो, तो बड़ा आसान था ये। जल्दी से C4 ट्राई करो, 1 मिनट में आ रहा हूं। देखो धीरे धीरे वो सारे लोग निकल गए जिन लोगों को जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं। जो सॉल्व करे वो तो सेशन में बने हुए हैं। हाँ उज्जवल, बोलो बोलो, बोलिए बोलिए, पूरा इको हो रहा है, पूरा इको हो रहा है। ओके, तो 31 स्टूडेंट्स थे टोटल जिन्होंने अपीयर किया है। हाँ विवेक, सर यहाँ पे 15 कैंडिडेट पास इन इंग्लिश और फिर सर यहाँ पे फिर दोबारा दे रहा 3 कैंडिडेट पास इन 3 कैंडिडेट पास ओनली इन इंग्लिश। सर दो बार इंग्लिश, यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है। देखो स्टेटमेंट वही चीज है जो फिर आप डायग्राम या स्टेटमेंट को नहीं समझ पा रहे हो। जब सवाल बोला जा रहा है कि 15 कैंडिडेट पास इन इंग्लिश, तो सवाल करने के साथ साथ हमें इतना आइडिया होना चाहिए कि इसका मतलब वो 15 में 15 बच्चों ने इंग्लिश तो पास किया, लेकिन हो सकता है इसके अलावा कुछ और भी सब्जेक्ट में पास किए हों।
लेकिन जब वो नीचे लिखा हुआ है 3 कैंडिडेट्स पास ओनली इन इंग्लिश, तो वो पास, वो ओनली वर्ड नहीं दिख रहा है क्या आपको? ओनली वर्ड का मतलब क्या है? 3 ऐसे कैंडिडेट हैं जो सिर्फ इंग्लिश में पास किए हैं और किसी सब्जेक्ट में पास नहीं किए, इसका ये मतलब होगा। ठीक है, ओके सर। हाँ उज्जवल, ये लास्ट क्वेश्चन तो यहाँ पे रखा हुआ है। C3 की बात कर रहे हो ना? C3 का तो आंसर 60 था। अच्छा, अभी आते हैं क्या लिखे हो, डील कर दीजिए। डील कर दीजिए मतलब डील कर दीजिए मतलब क्या है, बोलो। हाँ हाँ, कुछ आवाज नहीं आ रहा कर आपका। दीजिए, रिपीट कर दीजिए थे ना, थोड़ा सा लैग हो गया था। अच्छा, नहीं तो अच्छा, उज्जवल यहाँ पे मैंने उज्जवल यहाँ पे मैंने देखो, सबसे पहले उज्जवल ये क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, दोनों सेम सवाल है। यहाँ पे जो हमने पढ़ा था ना कि ये था कि हाँ, ये C3 में हमने जैसे निकाला था, फाइंड द नंबर ऑफ फैमिलीज विच बाय न्यूज़पेपर ए ओनली। ये सेम अप्रोच, सब कुछ डिट्टो सेम, खाली वैल्यू चेंज हुआ है, सिर्फ वैल्यू चेंज हुआ है और हमने यहाँ पे ऑब्टेन किया है C3 का आंसर। एक परसेंट भी अलग नहीं है, सब कुछ सेम है। तो यहाँ पे मैंने बस लॉजिक ये दिया कि मैथ्स में टोटल 100 लोग थे, जिसमें से 18 वो लोग हैं, क्वेश्चन में ऑलरेडी लिखा हुआ है सब कुछ, 18 वो लोग हैं जिनको तीनों सब्जेक्ट पसंद है, तीनों सब्जेक्ट जिन्होंने ऑप्ट किया है। तो देखो, मैंने तीनों सेट के इंटरसेक्शन में 18 लिख दिया। फिर क्वेश्चन के मुताबिक मैथ्स और फिजिक्स, ये देखो अंडरलाइन किया हुआ है, मैथ्स और फिजिक्स को पसंद करने वाले 30 लोग हैं। तो अब इस 30 में हमें ऑलरेडी पता है कि 18 लोग कौन से हैं जो जिनको तीनों सब्जेक्ट पसंद है। तो 30 में से 18 तो उनकी गिनती हो रही है, तो बाकी 12 कौन होंगे? बाकी 12 होंगे जिनको मैथ्स और सिर्फ मैथ्स और फिजिक्स पसंद है। फिर सिमिलरली मैथ्स और केमिस्ट्री पसंद करने वाले 28 लोग हैं। अब उस 28 में वो लोग भी हैं, उस 28 में वो लोग हैं जो तीनों सब्जेक्ट को पसंद करते हैं, वो 18 लोग हैं। तो बाकी 10 लोग कौन होंगे? तो बाकी 10 लोग वो हैं जिनको सिर्फ मैथ्स और केमिस्ट्री पसंद है, फिजिक्स पसंद नहीं है। तो उसी हिसाब से 10 और 12 को फिक्स किया। अब वो सर्कल में बच्चा जो x लिखा हुआ है ना, वो x है वो लोग जिनको सिर्फ मैथ्स पसंद है। अच्छा, डाटा गलत पुट किए थे, चलो ठीक। चलिए अब आते हैं C4 की तरफ। C4 में इंग्लिश, इसमें 15 लोग हैं। फिर हिंदी, इसमें 15 लोग हैं। एंड संस्कृत, इसमें 20 लोग हैं। तो फाइनली अब अगर हम बात करें 3 कैंडिडेट्स पास इन ओनली इंग्लिश, तो 3 लोग हैं जो सिर्फ इंग्लिश में पास किए हैं, 4 है जो सिर्फ हिंदी में पास किए, और 7 है जो सिर्फ संस्कृत में पास किए। फिर 2 ऐसे स्टूडेंट्स हैं, 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि एग्जैक्टली तीनों सब्जेक्ट में पास किए हैं। तो जो हमारे पास बचा वो ये ए मान लेते हैं, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो। तो ये हमारा एबीसी क्या है? ए प्लस बी प्लस सी वो वाले लोग होंगे जो पास किए हैं एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट में, पास्ड इन एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट्स, पास्ड इन एग्जैक्टली
2 सब्जेक्ट्स, ये वो लोग होने वाले हैं। ठीक है, अब देखो, अब आपके पास क्या ऑप्शन है, यूनियन का हेल्प ले सकते हो, आपके पास यूनियन का हेल्प आप आराम से लेके इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, अब हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि हमारा पहला इक्वेशन बन सकता है, पहला जो सर्कल है, पहला सर्कल है इंग्लिश वाला, उस इंग्लिश वाले में कितने लोग हैं, 15 लोग हैं। अच्छा, वो 15 किस किस से बने हैं, तो 3 है, ए है, 2 है और बी है। तो फाइनली यहाँ से अगर हम ए प्लस बी की वैल्यू निकालें तो ए प्लस बी की वैल्यू निकल रही है कितनी, वो निकल रही है 10। फिर आइए हिंदी वाले पार्ट पे, हिंदी का टोटल भी 15 है, हिंदी का टोटल भी 15 है, लेकिन वो किन लोगों से बना है, तो 4 प्लस ए प्लस 2 प्लस सी। ठीक है, तो यहां से हमारा आया है ए प्लस सी का वैल्यू कितना, 15 माइनस 6 9 हो गए, राइट, 15 माइनस 6 9 हो गए। फिर बात करें तीसरे सर्कल संस्कृत वाले में, तो संस्कृत का टोटल है 20 में कौन कौन लोग हैं, तो 7 प्लस बी प्लस 2 प्लस सी। यहां से अगर हम इक्वेशन निकालते हैं तो b प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई, b प्लस सी की वैल्यू आ गई है 20 माइनस 9 11। ठीक है, तो ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, अब हमें कहीं ना कहीं ये निकालना है, कहीं ना कहीं इसको सॉल्व करना है। अब ये सॉल्व करने में हो सकता है इसको सॉल्व करना है, लिख देते हैं। अब इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है जानते हो, बिकॉज अल्टीमेटली हमें एबीसी की वैल्यू निकालनी है। तो मान लीजिएगा कि ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है और ये आपका इक्वेशन नंबर 3 है। तो सबसे आसान तरीका जो होता है, आप एक बार पहले तीनों इक्वेशंस को जोड़ दीजिए। तीनों इक्वेशंस को जोड़ने की खासियत ये होती है कि हमारा ए 2 बार ऐड होता है, बी 2 बार ऐड होता है और सी 2 बार ऐड होता है। तो हमारे पास आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, यहाँ पे 20 प्लस 10 30 हो गया। तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ गई हमारी 15। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, हो गया ना सॉल्व। अब मान लो और एक चीज, मान लीजिए कि क्वेश्चन में आपको a का वैल्यू पूछा था, a का वैल्यू पूछा था, सिर्फ a का वैल्यू, तो क्या अभी आप a का वैल्यू देख के बता सकते हो, a का वैल्यू बस स्क्रीन पे देखो, क्या आप a का वैल्यू बता सकते हो, जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताओ। बिल्कुल सही है हर्ष, गुलशन सही है, आयुष करेक्ट। स्क्रीन पे इक्वेशंस को देखिए और उन इक्वेशंस को देखकर बताइए कि क्या इक्वेशंस, मान लो कि मैंने इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दिया, मैंने इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दिया, तो आपके सामने 4 इक्वेशन थे, उन 4 इक्वेशंस के हेल्प से a की वैल्यू बता सकते हो। शुभम सही है, सनी करेक्ट है, उज्जवल सही है। कौन सा लेना पड़ेगा आपको, इक्वेशन चौथे में से इक्वेशन तीसरे को जब माइनस किया जाएगा तो आपको a की वैल्यू मिल जाएगी, बिकॉज चौथे इक्वेशन में abc का टोटल है 15, चौथे इक्वेशन में abc का टोटल है 15, जबकि तीसरे इक्वेशन में है b और c का टोटल 11। तो सिंपल सा फंडा है यार कि b और c को जोड़े तो 11 आ रहा है, abc का टोटल 15 हो रहा है, इसका मतलब a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू हो जाएगी 4, 15 माइनस 11 4। ठीक है, तो इस तरीके से आप abc, खाली a खाली b और खाली c का भी वैल्यू अगर चाहिए होता तो आप बड़ा आसानी से यहां से बता सकते थे। गेटिंग दिस आइडिया, समझ में आ रहा है सबको? हाँ शुभम,
सर कह रहे थे कि सर मतलब हम लोग वेन डायग्राम से सर सॉल्व कर रहे थे, तो उसमें सर सारा वैल्यू पुट करने के बाद ए और बी और सी ही सिर्फ बाकी रह रहा था सर, तो उसको 31 में से माइनस कर देते वैसे भी तो 15 वैल्यू आ जाता। गलत तरीका है, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि हमेशा वो आपका यहाँ पे एक गलत तरीका क्या है मैं आपको बताता हूँ। मैंने वो अप्रोच क्यों नहीं फॉलो किया। क्वेश्चन में कहीं भी ये बोला है कि आपके सारे कैंडिडेट्स कम से कम एक सब्जेक्ट में पास किए हैं? बोलो। आपने जब इन तीनों सर्कल का यूनियन लिया है, तीनों सर्कल का यूनियन को आपने अपने दिमाग में 31 मान लिया, ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं ये मान के चल रहे हो कि हमारे 31 लोग एग्जाम में बैठे थे और कम से कम हर एक बच्चा जो है, हर एक बच्चा कम से कम एक सब्जेक्ट में पास किया है। और यहीं पे गलती है, बिकॉज अगर क्वेश्चन में बोल दिया जाता कि दो बच्चे हैं जो किसी भी सब्जेक्ट में पास नहीं किए, दो बच्चे हैं जो किसी भी सब्जेक्ट में पास नहीं किए, तो उस केस में आपका यूनियन का वैल्यू कितना होता? तब आपका यूनियन का वैल्यू 31 नहीं होता, तब आपका होता है 31 माइनस 2 29। तब आप ये चीज कर सकते थे। अब क्योंकि क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है कि हमारे सारे बच्चे फेल हुए हैं या कितने बच्चे फेल हुए, इसका कोई आंसर नहीं दिया है, इसीलिए मैंने वो तरीका नहीं अपनाया, वरना वो तरीके से आंसर ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका था। ठीक है। हर्ष पूछ रहे सर अब नए न्यू क्लास नेक्स्ट क्लास से क्या नया चैप्टर शुरू होगा? बिल्कुल हर्ष, इसके जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो मैं टाइम दूंगा लोगों को सॉल्व करने के लिए, और एक दिन मैं डिस्कशन रख दूंगा। इसका डिस्कशन में सीधे जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री का हो रहा है, तो जो आपके डाउट्स होंगे उनका डाउट डिस्कशन किया जाएगा। ठीक है, बिकॉज क्वेश्चन सॉल्विंग जब आता है ना तो क्लास में लगभग 30-40% स्टूडेंट्स निकल जा रहे हैं, जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। वो इसीलिए निकल जा रहे हैं क्योंकि वो क्वेश्चन सॉल्व करके वो मतलब सॉल्व नहीं कर रहे होंगे। बट एनीवेज हम क्या करेंगे, पहले ही मैं मैसेज डाल दूंगा भी कि इस दिन हम लोग शाम को डिस्कशन करेंगे, सबको अपना क्वेश्चंस को कंप्लीट करके आइएगा। और हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वेडनेसडे को, वहां पे हम रिलेशंस शुरू कर देंगे। ठीक है, रिलेशंस को वहां पे शुरू कर देंगे। चलिए, तो आई थिंक यहां तक सबको समझ में आ गया है। 134 हो गया, ओहो 134 हो गया, तो चलो आज का क्लास अभी एंड करते हैं फिर। हाँ मृगंक, एक डाउट था इसमें, बताइए। B3 पढ़ाइए तो। कौन सा? B3। B3। हाँ, इसकी बात कर रहे हो? हाँ सर। हाँ, सर इसका सॉरी, B1 में सर इसका ऑप्शन ए ना होना चाहिए था। B1। हाँ B1। हम कर रहे हैं ए यूनियन बी। एक मिनट रुक जाओ।
नहीं ठीक तो है। अगर आप ए यूनियन बी के अंदर देखो कौन सा पार्ट आ रहा है, तो ए यूनियन बी के ऊपर वो अगर लाइंस को देख रहे हो तो सिर्फ कौन सा पार्ट नहीं आ रहा, अगर मैं पूछूं तो 1 से लेके 2 नहीं आ रहा है, 1 से लेके 2 नहीं आ रहा है, जिसपे 1 पे ओपन ब्रैकेट होना चाहिए, ठीक है। सॉरी उल्टा, जिसमें 1 भी नहीं आ रहा है, तो डी जो होगा वो डायग्राम के हिसाब से इट शुड बी ऑप्शन बी, बिकॉज ये वाला हिस्सा नहीं आ रहा। आप ध्यान से देखो, अगर आप आर माइनस डी करते हो मृगम, अगर आप कह रहे हो कि पूरा रियल वैल्यू में से 2 को हटा दीजिए, क्योंकि देखो वहां पे 2 पे क्लोज ब्रैकेट है, लेकिन 2 तो हमारे यूनियन के अंदर आएगा ना, फिल्ड सर्कल है उसके ऊपर। हाँ सर। आया लॉजिक समझ में? अगर हम देखें तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी तो ऐसे एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि वो 2 को इंक्लूड कर रहा है। और डी, ये देखो अल्टीमेटली ये सारे ऑप्शन डी के लिए है, और हम आर में से डी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अगर आप 2 को इंक्लूड करके सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो फिर 2 आपके यूनियन में नहीं आएगा, जबकि हमारे डायग्राम के हिसाब से वो हमारे यूनियन को बिलोंग कर रहा है। अच्छा है ना? अब देखो जो मैंने लाइंस ड्रॉ की है, ग्रीन कलर की लाइंस, रेड कलर की लाइंस, वो अल्टीमेटली जो ग्रीन कलर वाली लाइन है वो बी सेट है, और ए कलर वाली जो लाइन है वो ए सेट को, रेड कलर वाली लाइन जो है वो ए सेट के इंटरवल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब हम ए यूनियन बी करेंगे तो हमको दोनों के इंटरवल्स का टोटल लेना है ना। तो टोटल अगर लोगे तो देखो जैसे रेड कलर पे -1 पे वहां पे ओपन सर्कल है, लेकिन वो ग्रीन में इंक्लूड हो गया, तो कहने के लिए अगर आप लेफ्ट से आते हो, -इंफिनिटी से आते हो, तो -इंफिनिटी से कहां पे आपको जाके ब्रेक मिल रहा है? आपको ब्रेक मिल रहा है सीधा 1 पे। उसके बाद 1 से लेके 2 तक आपको कोई पॉइंट नहीं है कॉमन, फिर 2 से वापस शुरू हो गया गाड़ी, ठीक है। तो कहने के लिए 1 से लेके 2 तक का जो पार्ट है, जिसमें 2 पे ओपन ब्रैकेट है, 1 पे क्लोज ब्रैकेट है, ये वाला पार्ट हमारे इंटरवल के अंदर नहीं आ रहा, इसीलिए ऑप्शन बी आंसर होगा, ठीक है। हाँ सर समझ गया, थैंक यू सर। वेलकम। विवेक बोलो। सर वहाँ पे जो इसके पहले क्वेश्चन बताए थे, पूछे थे ए का वैल्यू निकालने के लिए, तो सर आप 4 बताए, हमको वो समझ नहीं आया सर, कैसे है ए का कौन सा वाला? इसके पहले क्वेश्चन नहीं हो रहा था सर, कैंडिडेट वाला सर, यहाँ पे ए का वैल्यू बताए 4, तो सर मतलब कैसे आया? अच्छा, यहाँ पे मेरा लॉजिक ये था कि a प्लस बी प्लस सी है 15, ये हमने तीनों इक्वेशंस को ऐड किया तो a प्लस बी प्लस सी 15 आ गया। तो अगर आप यहाँ पे इक्वेशन चौथे में से इक्वेशन तीसरे को माइनस करते हो, ध्यान से देखो इक्वेशन तीसरे और चौथे को देखो, तो वहां पे b प्लस सी का टोटल है 11, या फिर सीधा पुट कर देते हैं। अगर मैं इधर इसको लिखूं यूजिंग 3 in 4, तो ये हो जाएगा a प्लस 11 इज इक्वल टू 15, a प्लस 11 इज इक्वल टू 15। तो यहाँ से a का वैल्यू कितना हो जाएगा? 15 माइनस 11 4, वहीं से 4 आया था। हो गया। चलो फिर, थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। सेशन को एंड करता हूँ, बाय बाय।